पहले दिल्ली दौरे की मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों को लेकर चर्चा हुई है। मंत्रियों के विभागों पर चर्चा के साथ ही सहमति बनती हुई भी नजर आई है। जल्द ही विभागों का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर आपने देखा है बहुत लंबी चर्चाओं का दौर चला, लेकिन विभागों के बंटवारे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक अहम फैसला जल्द ही सामने रखने वाली है, इस पर एक सवाल है। क्योंकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं होने के चलते कामकाज अलग अलग विभागों के पेंडिंग पड़े हुए हैं। जैसे ही मंत्रालयों का ऐलान हो जाता है, प्रभार का ऐलान हो जाता है, वैसे ही आप देखेंगे कि फुर्ती मध्य प्रदेश में कामों को लेकर आएगी। लेकिन उससे पहले बहुत लंबे मंथन की जरूरत भारतीय जनता पार्टी में, चूंकि कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं कैबिनेट मंत्री के तौर पर। ये वो मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जब मिलने पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह से भी मिले हैं। कुल मिलाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से जब एक घंटे तक चर्चा चल रही है, तब आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्दी नाम आपके सामने आने वाले हैं। बस इंतजार खत्म होने वाला है। विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार दिल्ली में मंथन चला और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आज भी विभागों का बंटवारा हो जाए। चूंकि कल भी महत्वपूर्ण बैठक जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक जो है दिल्ली में हुई। जेपी नड्डा से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, तीन खास नामों को लेकर चर्चा हुई होगी और लंबे वक्त से चर्चा हो भी रही है। कई बार वो दिल्ली जा चुके हैं। तो इंतजार है कि आखिर कब विभागों का बंटवारा होगा। और विभागों के बंटवारे को लेकर एक और बड़ी जानकारी, सीएम के पास अहम विभाग रह सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है। तो अहम विभाग सीएम के पास रह सकते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग अपने पास सीएम रख सकते हैं। शिक्षा विभाग भी सीएम के पास रह सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, जेल, राजस्व, परिवहन और जनसंपर्क मंत्रालय भी अपने पास सीएम रख सकते हैं। बड़े नेता भी मांग रहे हैं एक से ज्यादा मंत्रालय। तो तमाम नाम जो लिस्ट में शामिल हैं, उनमें कद के अनुसार मंत्रालयों का बंटवारा बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। और उस बीच अगर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को 2-3 विभाग एक साथ दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बात जाहिर भी है कि दिग्गज भी चाहेंगे कि उनके पास महत्वपूर्ण मंत्रालय हों। अब ये देखने वाली बात कि कैसे सबको सेटल करती है भारतीय जनता पार्टी और कब तक निर्णय हो पाता है, क्योंकि चर्चाओं का दौर बहुत लंबा चल रहा है। कामकाज मध्य प्रदेश में ठप पड़ा हुआ अलग अलग मंत्रालयों का। जैसे जैसे प्रभारी सामने आएंगे, वैसे वैसे आप ये देखेंगे कि आपके हितों के जो काम है वो रफ्तार पकड़ते हैं कि नहीं। चलिए सीधे आपको लिए चलेंगे शहर की वासु चौरे के पास। वासु, कल भी हमने देखा है बहुत लंबा मंथन चला है। एक घंटे तक बातचीत अमित शाह से हो रही है, जेपी नड्डा से हो रही है। अभी भी क्या वक्त लग सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा होना है और उसमें थोड़ा सा मंथन जो है वो बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है। लंबा समय जो है वो उसमें भी लग रहा है, क्योंकि दिग्गजों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है। मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम भी हैं। डिप्टी सीएमओ के पास भी अलग अलग विभाग होते हैं जिनकी वो जिम्मेदारी संभालते हैं। और फिर उसके बाद आप आ जाइए तो क्रमशः आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह, ये बड़े नाम जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं और मंत्रिमंडल में भी नहीं शामिल किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि अगर सीएम के पास 3 से 4 बड़े विभाग होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी सीएम के पास कौन से विभाग रहेंगे और फिर इन दिग्गजों को इनके कद के हिसाब से कौन कौन से विभागों का जो जिम्मा है वो दिया जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है वो जरूर हम दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसलिए इतना बड़ा मंथन का दौर जो है वो चल रहा है और इतना समय बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि बड़े नेता हैं। 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। 28 मंत्रियों के अलावा मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी सीएम भी हैं। तो इन सबको इनके कद के अनुरूप, इनके अनुभव के अनुरूप जो है वो विभाग देना भी एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जी यहाँ पर विभागों के बंटवारे में जिस तरह से जिक्र हो रहा है कि जो मुख्य विभाग हैं वो सीएम के खाते में जा सकते हैं, सीएम वो विभाग रख सकते हैं, आखिर यहाँ पर पेच फंसता हुआ क्या नजर आ रहा है क्या? क्योंकि कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, सबको इतने सारे बड़े बड़े विभाग कैसे दिए जाएंगे? शायद इसीलिए मुख्यमंत्री के खाते में।
बिल्कुल, देखिए इसलिए मुझे लगता है कि लगातार जो मंथन है वो चल रहा है और बीजेपी का जो आला कमान है, जो प्रदेश का संगठन है और जो सत्ता के मुखिया हैं मोहन यादव, इन सब के बीच लंबी चर्चाओं का दौर चला होगा। सीएम मोहन यादव ने अपनी पसंद जो है वो ज़रूर आला कमान के सामने रखी होगी कि मेरी टीम में जो लोग शामिल हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मंत्री इस विभाग की जिम्मेदारी संभालें, ये इस विभाग को देखें तो ज़्यादा बेहतर रूप से सरकार चल पाएगी। आला कमान भी वहाँ पर तमाम सारे जो सियासी समीकरण हैं उनको देख रहे होंगे, जातीय समीकरण को देख रहे होंगे कि कौन सा मंत्री किस क्षेत्र से आ रहा है और उसके अनुरूप उसे कौन सा विभाग जो है वो दिया जा सकता है। और इसके अलावा एक बड़ा फोकस ये भी होगा कि गुड गवर्नेंस की बीजेपी ने जो लगातार बात की है, गुड पब्लिक डिलीवरी की जो लगातार बात की है, तो उसके अनुरूप मंत्रिमंडल तो तैयार किया है तमाम फॉर्मूलीज को देखते हुए, लेकिन उसमें विभागों का बंटवारा जो है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुझे लगता है कि इतना समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि बाद में तो परिवर्तन की गुंजाइश होती भी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वासु ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देखेंगे हलचल मंत्रिमंडल को लेकर और मुख्यमंत्री की बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पहली बार जब खंडवा दौरे पर पहुंचे हैं तब भी आपको तस्वीर बताएं क्या कुछ रही है। 2 दिनों तक खंडवा जिले के दौरे पर ही रहेंगे, लेकिन जोरदार स्वागत यहां पर परिवारजनों ने किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है। परिवार के साथ आज भी वो पहुंचने वाले हैं। कल ओंकारेश्वर, हनुमंतिया और सैलानी टापू पर रहेंगे। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन करने ओंकार पर्वत पर जाएंगे मुख्यमंत्री। साथ ही साथ आपको बताएं, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां भी कर ली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लगभग 12 बजे ओंकारेश्वर आएंगे, वहां से सैलानी टापू जाएंगे। रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में है और दूसरे दिन हनुमंतिया की विजिट करेंगे और सिंगाजी में भी थर्मल पावर वगैरह के विजिट का प्रोग्राम है। अभी जो आचार्य शंकर की प्रतिमा स्थापित हुई है उसके संबंध में भी एक छोटा सा प्रोग्राम है। जो कार्यक्रम है वो एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है। वहाँ पर एक तो उनका नाइट हॉल्ट है, पहले ओंकारेश्वर में करीब 11:30-12 बजे करीब उनका आगमन है और आगमन के पश्चात फिर उनका जहाँ रोकने की व्यवस्था की गई है, कैंप व्यवस्था है, वो कैंप व्यवस्था सैलानी में की गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खंडवा अग्निकांड जो हुआ उसमें अपडेट दे देते हैं। 3 और एफआईआर दर्ज हुई हैं। गैस एजेंसी संचालक पर केस दर्ज हुआ है। गैस सिलेंडर के स्टॉक में अंतर भी मिला है। तो आरोपी को सिलेंडर सप्लाई करने का आरोप है इस व्यक्ति पर। चूंकि अब लगातार कार्रवाई का दौर चलने वाला है खंडवा अग्निकांड, जिसमें भले ही किसी की मौत ना हुई हो लेकिन जनहानि बहुत बड़े स्तर पर, और आप ये भी देखेंगे कि लापरवाही इंतहा हुई है। गैस सिलेंडर के स्टॉक का अंतर पाया गया। इस पर सवाल था कि आखिर डिलीवरी बॉय के पास इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडर हो कैसे सकते हैं, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि प्रशासन के नाक के नीचे ये सब चल रहा हो और प्रशासन को इसकी खबर ना हो। मिली भगत की भी सूचना, और इसी के चलते ताबड़तोड़ कार्रवाई का दौर। 3 और एफआईआर दर्ज हुई है। गैस एजेंसी संचालक पर केस दर्ज हुआ है। गैस सिलेंडर के स्टॉक को लेकर भी जब दस्तावेज खंगाले गए तो एक बड़ा अंतर पाया गया। वहाँ पर दबिश देकर जांच कर रहे हैं और जांच करके हमको जो सामग्री प्राप्त हो रही है उनके विरुद्ध हम लगातार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आज हमने इसी घटना में एक एफआईआर छेगांव माखन थाने में दर्ज कराई, जो अहिंसा एचपी गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर हैं उनके खिलाफ दर्ज कराई। एक एफआईआर हमने जो राजेश पवार हैं जिसका घासपुरा में घर था, तो उसके घर की सूचना मिली थी, तो हमने कल उसके घर पे जाके ताला तोड़कर वहाँ जाँच की थी पुलिस के एसडीएम साहब की उपस्थिति में, तो वहाँ भी हमको टंकियाँ प्राप्त हुई थी। तो हमने राजेश पवार की एक एफआईआर आज पुलिस थाना पदमनगर में दर्ज कराई, और एक लाल चौकी के पास है घनश्याम धीमान, उसके घर में हमने जांच की थी। हाकर से चूंकि वो एचपी गैस एजेंसी का, किंतु उसके यहाँ भी हमको अवैध सिलेंडर मिले, तो हमने आज घनश्याम धीमान की भी एफआईआर मोगढ़ थाने में दर्ज कराई। और कतर का जिक्र, जहां जासूसी के कथित आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। नेवी के 8 पूर्व कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए राहत की खबर अब निकलकर सामने आ रही है। मौत की सजा के बाद भारत सरकार हरकत में आई थी और सजा के खिलाफ भारत ने कतर में अपील की थी। इसके बाद अब खबर आ रही है कि कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। फांसी से राहत पाने वाले पूर्णेंदु तिवारी
जबकि ग्वालियर में रहने वाली बहन डॉक्टर मीतू भार्गव के घर संपर्क किया गया तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन मीतू के ससुर डॉक्टर PN भार्गव से मुलाकात हुई। उन्होंने भारत सरकार के प्रयासों को श्रेय देते हुए उनका आभार जताया। बहुत बहुत अभिलाष है कि भारत सरकार ने हमारी मदद की, हमारे केस को सुना और इनके कॉज के लिए सरकार ने पूरी एफर्ट्स की, जितना भी हो सकता था सब लोगों ने अच्छा किया। और उसके बाद हमें तो ये लग रहा है कि इनकी एफर्ट से ये सजा माफ हुई। और हरदा जिले में हुए दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने 6 आरोपियों को दोषी पाया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला हरदा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के दूध डेयरी इलाके का था, जहां 18 दिसंबर 2018 को हथियारबंद लोगों ने पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। यह हत्या मामूली विवाद को लेकर हुई थी। जिला कोर्ट की विशेष न्यायालय ने मामले में 6 लोगों को दोषी पाया, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दो लोगों की हत्या कर दी थी। हत्या में उन लोगों ने लाठी, डंडे, तलवार, राड, बल्लम वगैरह सबका उपयोग किया था, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी और एक इलाज के दौरान उसके पिता की मृत्यु हुई थी, जिसमें आज न्यायालय द्वारा 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां से एक युवक की स्टंटबाजी सामने आई है। ये युवक रील बनाने के लिए सड़क पर स्टंट कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो मुल्ताई से आई हैं, जहां पर ताप्ती मार्ग पर भीड़ के बीच युवक स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। युवक कभी बाइक पर खड़ा होकर कभी एक पहिए पर बाइक चलाता है। ये तस्वीरें देखिए। वीडियो वायरल होने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आपको ये भी बताएं कि ऐसे स्टंटबाजों की वजह से आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ संज्ञान में आया है पुलिस के, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई में देरी। ये बताता है कि प्रशासनिक अमले की तरफ से जब देरी होती है तभी इस तरह के मंसूबों को और ज्यादा हवा लगती है। तो ऐसे स्टंटबाजों पर लगाम आखिर पूरी तरह से कब लगेगी, ये एक सवाल। यातायात नियमों को लेकर सख्ती जरूर बताई जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जब कार्रवाई की बात आए तब ये स्थिति। और बात करेंगे मंडला जिले की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बसों का रियलिटी चेक हुआ, उसके बाद जिला परिवहन अधिकारियों ने वाहनों की जांच शुरू की है। परिवहन विभाग ने ग्रामीण इलाकों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान 2 वाहनों को बिना परमिट और फिटनेस के दौड़ते पाए जाने पर जब्त कर लिया। विभाग ने 7 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की और इनसे 21,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। गुना में हुए बस हादसे के बाद टीकमगढ़ का प्रशासन कोई सबक नहीं सीख रहा। यहां अभी भी सड़कों पर बेहद खस्ता हाल बसें दौड़ रही हैं। ये तस्वीरें टीकमगढ़ बस स्टैंड की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खड़ी हुई कई बसें, यहां पर उनमें से कई सारी बसें बेहद खराब हैं। लेकिन ये बसें अभी भी सड़कों पर बेरोक टोक दौड़ रही हैं। हमारे सहयोगी ने वहां का जायजा भी लिया है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ बस स्टैंड पर और ये बस है, इसकी फिटनेस है जो 2011 में ख़त्म हो गई है। इसके बावजूद भी यह बस अभी भी सड़कों पर चल रही है और जो इसके बस के चालक हैं उनसे, क्यों साहब इसमें आपने तमाम फिटनेस तो है नहीं, आपकी खत्म हो गई फिटनेस? वो कह रहा है फिटनेस खत्म। ऑनलाइन देखी मैंने। कैसे देखी? आप काम कागज दिखा रहे हैं ना आप? दिखाना। देखिए बस की फिटनेस है जो ऑनलाइन शो हो रही थी वो ख़त्म हो गई है और इसमें देखिए ये कंडम बस हैं जो अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं। बस की हालत बताती है कि इसी तरह की बसों से जो तमाम हादसे भी हो जाते हैं। आइए हम आपको बस के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। जो इसी तरह की बसें हैं जो तमाम चल रही हों, जो हादसों का शिकार होते हैं तो इन्हीं बसों के कारण होते हैं। आप देख रहे हैं कि बस में जो किसी भी तरह की सुविधा नहीं है और जो यात्री हैं वो बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो ड्राइवर हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की तो वो
अपना लेके और यहाँ से भाग गए हैं और बस को छोड़ गए हैं और अपना कागज़ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इनकी फिटनेस है जो पहले ख़त्म हो गई है। और अब देखिए जो बस की हालत है, इसी तरह की बसें हैं जो सड़कों पर दौड़ रही हों, इन्हीं के कारण तमाम हादसे भी होते हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़। और अगली खबर बुरहानपुर से, जहां के आदिवासी गांव झिर पांजरिया के ग्रामीणों ने आदिवासी लोक संस्कृति को कायम रखने के लिए एक नई पहल की है। ग्रामीणों ने गांव में कान फोड़ू डीजे यंत्रों को बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इसके लिए ग्रामीणों ने ग्राम सभा की बैठक की और डीजे को बंद करने का निर्णय लिया, जिसके बाद गांव में एक शादी रचाई गई, जिसे मधुर लोकगीत गाकर लोक नृत्य और पुराने रीति रिवाज के बीच संपन्न कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि डीजे के चक्कर में ग्रामीण लोक संस्कृति और रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, जिन्हें कायम रखने की ये पहल है। शासन ने जो मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार डीजे बंद करवाए, उसकी थोड़ी सी पहल हम भी शुरुआत की है। ग्राम पंचायत झिर पांजरे में डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाए। हमारे जैसे डीजे के वजह से हमारे पुरानी रीति रिवाज हम भूलते जा रहे हैं, तो नए से शुरुआत कर रहे हैं कि हमारी पुरानी रीति रिवाज सही तरीके से हो सके। इस संबंध में हम ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया और जो भी यदि डीजे बजाते हैं तो उसके तरफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा भी कार्रवाई की जाएंगी। बैतूल की बात कर लेते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सेवा के लिए ईट राइट स्टेशन का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। खाद्य सुरक्षा प्रशासन की निगरानी में रेलवे के ऑडिटिंग पार्टनर YKU बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड ने बैतूल स्टेशन को यह सम्मान दिया। तो सही भोजन बेहतर जीवन की परिकल्पना सरकार पूरा करने पर जोर देते हुए इस सम्मान के लिए बैतूल रेलवे स्टेशन खाद्य लाइसेंस, वेंडर्स का स्वास्थ्य परीक्षण, जल शुद्धता, स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और मजबूत बिलिंग प्रणाली जैसे मानकों पर खरा उतरा है। वर्ष 2025 तक ये प्रभावी रहने वाला है। बैतूल रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन योजना में भी शामिल है। भारत सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी द्वारा 21 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर तक बैतूल रेलवे स्टेशन पर सभी फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग भी दी गई। बैतूल रेलवे स्टेशन जिसे सम्मान प्राप्त हुआ, एक बड़ा गौरव का विषय इसलिए भी क्योंकि अमृत भारत स्टेशन, जिनके अंतर्गत बैतूल रेलवे स्टेशन भी आता है, और आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या में खास तौर पर आज एक बड़ी हलचल देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे और अपने एक दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री रामनगरी से जुड़ी 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यही नहीं, अयोध्या की पावन भूमि से देश के अलग अलग शहरों के लिए भी सौगातों का पिटारा खोलेगा पीएम मोदी। अयोध्या पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे और वहीं पर एक सभा को संबोधित करने के साथ ही अयोध्या नगरी में रोड शो भी करेंगे। तो आज के ये तमाम खास कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए, और न सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं बल्कि अयोध्या में तो एक महापर्व चल ही रहा है। 22 जनवरी को उस पर्व की खास तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से भी जायजा लिया जाएगा कि निर्माण आखिर कहां तक पहुंचा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की सौगात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं लोग। उनके लिए किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कई मेहमानों को बुलाया गया है, उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है ये भी जांचा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह करीब 10:50 पर अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां उनका अभिवादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनका स्वागत करेंगे। तो आपको बताएं कि यहां से पीएम का रोड शो होगा। करीब 15 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हुए 11:30 बजे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचना है। करीब आधे घंटे वहां पर रहेंगे। देश भर में अलग अलग शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 12:30 बजे का कार्यक्रम आपको बताएं, एक बार फिर से एयरपोर्ट पहुंचेंगे
और एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जनसभा भी है, उसे भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके इस दौरे से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, चूंकि एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन शायद दोनों का ही जिक्र, कनेक्टिविटी में सुधार और यहाँ की समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए आज का दिन बेहद खास। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रीडेवलप्ड अयोध्या धाम जंक्शन बाहर से कितना भव्य दिखता है। में आएंगे तो इस तरीके के जो कटआउट्स लगे हैं, इनसे आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि आप राम जन्मभूमि में आए हुए हैं। और इसके साथ ही अगर हम डिजाइन की बात करें तो आप देखें कि पूरे इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें जब आप देखते हैं तो मंदिर से हल्का हल्का आपको स्ट्रक्चर मिलता हुआ नजर आता है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्राउन बना हुआ है, मुकुट की तरह लगता है, जहां पर मुकुट और उसके पीछे मुकुट का ही डिजाइन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 30 तारीख को यानी कल पीएम जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं। यहाँ से आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम होते हुए दरभंगा के लिए और मालदा टाउन से बेंगलुरु के लिए 2 अमृत भारत ट्रेनों को और वो यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये अयोध्या का रीडेवलप्ड जो रेलवे है वो उसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ ही दोहरीकरण के और तमाम और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हरी झंडी पीएम यहीं से दिखाएंगे। तो ये मैं पूरे रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप देखें कि जैसे इसका नाम पहले अयोध्या जंक्शन था, उसके बाद इसके नाम को अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। नए बोर्ड के साथ ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है। फेज 1 में 240 करोड़ का ये फेज 1 है, जिसमें माना जा रहा है कि 3 स्टोरी यानी कि 3 जो फ्लोर्स हैं उसमें इसको रीडेवलप किया गया है। जो इसका अगला प्रोजेक्ट होना है वो इससे भी ज्यादा बजट पे किया जाएगा। यहाँ पर तमाम सुविधाओं की जगह रहेगी, शॉप्स रहेंगी, ताकि लोगों के आने जाने और उनको अगर यहाँ थोड़ी देर हॉल्ट करना है उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और इन्हीं तस्वीरों के साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही।